हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं फूरियर सीरीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ और साथ ही साथ जो डिरेक्टली कंडीशन होता है जिसको सेटिस्फाई कराने पर ही हम फूरियर सीरीज़ किसी भी फंक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में ही बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। J.B. Fourier in 1822 published a very useful theorem by which any complex periodic function can be analyzed. तो 1822 में J.B. Fourier ने एक बहुत ही यूज़फुल थ्योरम को पब्लिश किया जो किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन के एनालाइज के लिए बनाया गया था। और यह थ्योरम हमको बोलता है, द थ्योरम स्टेट्स दैट any complex periodic piecewise continuous function f of x may be expressed as a series of sines and cosines in the form of this: f of x is equal to a naught a0 plus summation of n is equal to 1 to infinity a n cos n x plus summation of n is equal to 1 to infinity b n sin n x। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है एफ एक्स, उसको हम लोग जो है साइन और कोसाइन के सीरीज में इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं जो इस प्रकार होता है। इसको आप समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स भी लिख सकते हैं। ये आपका फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन है जो सभी जगह ही महत्वपूर्ण होता है। आपको फूरियर सीरीज सॉल्व करने के लिए यहीं से ही स्टार्ट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे डिरेक्टली कंडीशंस क्या होते हैं, कौन कौन से कंडीशंस पर फूरियर सीरीज लगाई जा सकती हैं। तो देखते हैं आगे। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीसवाइज इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशन नोन एज डिरेक्टली कंडीशन। तो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स पीसवाइज फंक्शन तब कहा जाता है जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और ये जो दो कंडीशन है उसको हम लोग डिरेक्टली कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपके पेपर में पूछा जाता है बार बार। तो आगे देखते हैं डिरेक्टली कंडीशन। इसमें फर्स्ट कंडीशन है द फंक्शन मस्ट हैव फिनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कोई भी फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, उसके मैक्सिमा और मिनिमा जो होंगे वो फिनाइट नंबर में होने चाहिए, इनफिनाइट नंबर में नहीं होने चाहिए। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा हमको इस प्रकार से मिलने चाहिए कि उनको हम काउंट कर सके। अगर फिनाइट नंबर में होंगे तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट इनफिनाइट नंबर में होंगे उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल होने चाहिए, फिनाइट नंबर में होने चाहिए मिनिमा और मैक्सिमा। एंड सेकेंड कंडीशन है डायरेक्टली कंडीशन का, द फंक्शन मस्ट हैव अ फिनाइट नंबर ऑफ फिनाइट डिसकंटिन्यूटीज इन अ पीरियड ऑफ एन ऑक्सिलेशन। तो सेकेंड कंडीशन हमारा कहता है कि जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, उसे फिनाइट नंबर में फिनाइट डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए और साथ ही साथ वो एक पीरियड पे ऑक्सिलेशन करना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो पीरियडिक फंक्शन होना चाहिए। पीरियडिक फंक्शन किस प्रकार से होता है, एक ऐसा फंक्शन जो अपने ही वैल्यू को बार बार रिपीट करे एक इंटरवल पे, है ना। एक इंटरवल होता है, एक टाइम के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद वो अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करती है, तो वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के पास फिनाइट नंबर में फिनाइट डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका एक पीरियड भी डिफाइन होना चाहिए एक ऑक्सिलेशन पे। तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ये दोनों कंडीशन डायरेक्टली कंडीशन कहलाते हैं, और ये दोनों कंडीशन जिस फंक्शन पे लगे वहाँ हम फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, द टू कंडीशंस आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। ये जो दो कंडीशन हमने देखे डायरेक्टली कंडीशन, ये दोनों सफिशिएंट हैं किसी भी फंक्शन को फूरियर सीरीज में एक्सप्रेस करने के लिए, पर ये नेसेसरी नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हम बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम में देखते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं। However, there are some functions which do not satisfy the condition but may be expressed in the form of Fourier expansion। जबकि हम देखते हैं कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, पर ये फूरियर एक्सपेंशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ऐसे फंक्शन भी होते हैं। अब सभी जगह अपवाद होते ही हैं, एक्सेप्शंस होते ही हैं, तो इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं कि कुछ फंक्शन जो है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, बट उसको फूरियर सीरीज में एक्सप्रेस
किया जा सकता है। बट अगर आपको पूछे वो दो कंडीशन जिस पे किसी फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं, तो वो दो कंडीशन ये डिरक्ले कंडीशन से होते हैं। ये डिरक्ले कंडीशन जहाँ लगेगा वहाँ उसका फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन होना संभव है। यहाँ पे मैंने पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है कि क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। अ फंक्शन रिटर्निंग टू द सेम वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल। तो कोई भी फंक्शन अपनी सेम वैल्यू को रेगुलर इंटरवल में फिर से रिपीट करे तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। आगे देखते हैं, द फंक्शन साइन एन एक्स एंड कॉस एन एक्स फॉर इंटीग्रल एन आर पीरियोडिक हैविंग अ पीरियड 2π इन द इंटरवल -π to π। जो फंक्शन होता है साइन एन एक्स और कॉस एन एक्स, तो ये जो एन इंटीग्रल पे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं कौन से पीरियड पे, पीरियड 2π पे, और वहाँ इंटरवल क्या होगा -π to π। जबकि साइन एन एक्स प्लस 2π को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एन एक्स लिख सकते हैं, 2π + θ = θ। कॉस में भी इसी प्रकार से कॉस एन एक्स प्लस 2π तो कॉस एक्स लिख सकते हैं। देयरफॉर द फंक्शन f of x रिप्रेजेंटेड बाय 1 इज पीरियोडिक हैविंग अ पीरियड 2π इन द इंटरवल -π to π। यहाँ हम लोग जो है कॉस का फंक्शन और साइन का फंक्शन जो हम लोगों ने लिया है उसको पीरियड 2π पे पीरियोडिक फंक्शन बोल सकते हैं, और यहाँ इंटरवल क्या रहेगा -π to π। यहाँ हमने जो डिरक्ले कंडीशन देखा उसको और एक प्रकार से बोल सकते हैं, और इस प्रकार से भी बुक में दिया जाता है, उसको भी देख लेते हैं। डिरक्ले कंडीशन फॉर फूरियर सीरीज। अ फंक्शन f of x कैन बी एक्सपेंडेड इन द फूरियर सीरीज। हम लोग किसी फंक्शन f of x को फूरियर सीरीज में इस प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं, a0 प्लस मैंने कहा था n = 1 to ∞, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, जहाँ a0 an bn क्या है, कांस्टेंट है, जब ये इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये दो कंडीशन जो है इसको 3 कंडीशन में ही एक्सप्रेस करके बताया गया है, आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन है f of x इज पीरियोडिक सिंगल वैल्यूड एंड फिनाइट। हमारा जो फंक्शन f of x है वो पीरियोडिक होना चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल पे अपनी जो वैल्यू को बार बार वो रिपीट करनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, फिनाइट होनी चाहिए। f of x हैज़ फिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, यहाँ फिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, और f of x हैज़ द ऑलमोस्ट अ फिनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। f of x जो है हमारा उसके जो मैक्सिमा और मिनिमा जो कंडीशन है वो फिनाइट नंबर में होने चाहिए। ये तीनों कंडीशन भी आप लिख सकते हैं, या चाहे तो वो दो कंडीशन भी लिख सकते हैं। फूरियर सीरीज देखते हैं आगे। फूरियर सीरीज इज एन इनफिनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन। इसको साइन और कोसाइन के टर्म में इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, इसको हमने पहले ही देख लिया। अब हम यहाँ पे इंटरवल जो लेते हैं अल्फा और अल्फा + 2π ले लेते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज फूरियर यूलर फार्मूला, इसको हम लोग फूरियर यूलर फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, जहाँ ये जो a0 an और bn की वैल्यू इस प्रकार से है। a0 की वैल्यू है 1/2π अल्फा + 2π f of x dx। an की वैल्यू है 1/π अल्फा से अल्फा + 2π f of x cos nx dx, और bn की वैल्यू है 1/π अल्फा + 2π f of x sin nx dx। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग जो लिमिट है अल्फ़ा और अल्फ़ा + 2π, तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा की जगह पे 0 भी ले सकते हैं, तो ये लिमिट क्या बन जाएगा 0 to 2π। यहाँ पे भी 0 to 2π 0 to 2π, और यहाँ पे -π अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा -π से +π हो जाएगा, -π + 2π क्या हो जाएगा +π हो जाएगा, -π to π लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा = 0 रखेंगे तो लिमिट 0 to 2π हो जाएगी, और अल्फ़ा = -π रखेंगे तो यहाँ लिमिट हो जाएगी -π to π। तो ये दोनों लिमिट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, तो अलग अलग कंडीशन यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए अल्फ़ा = -π रखे हम लोग, तो x की वैल्यू -π to π के बीच में है, तो a0 की वैल्यू ये हो जाएगी, an की वैल्यू ये हो जाएगी, और bn की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर हम लोग अल्फ़ा = 0 रखेंगे तो लिमिट हो जाएगा 0 to 2π, x वेरी कर रहा है 0 से 2π के बीच, तो a0 की वैल्यू ये हो जाएगी, an की वैल्यू ये हो जाएगी, bn की वैल्यू ये हो जाएगी। ये हमने a0 an और bn की वैल्यू लिख ली, और लिमिट हमने डिफाइन कर लिया 0 से 2π और -π to π। अब हम लोग देखेंगे ये जो a0 an और bn ये कहाँ से आया, तो देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फूरियर सीरीज। तो यहाँ फूरियर कोफिशिएंट जो हमारे a0 an और bn है वो
ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ द साइन और कोसाइन के फंक्शन से आता है। ये हमारा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है साइन और कोसाइन का, जो इस प्रकार से दो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ है, इनकी हेल्प से हम लोग a0, an और bn की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट है -π2 + π साइन nx cos mx dx इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है -π2 π sin mx cos nx dx इज इक्वल टू -π2 + π cos mx cos nx dx इज इक्वल टू π del mn फॉर mn इज नॉट इक्वल टू 0। अगर m की वैल्यू n के इक्वल नहीं है तो 0 होगी इसकी वैल्यू, और फॉर m इज इक्वल टू n ये हो जाएगी पाई। टू इवोल्यूएट a0 वी इंटीग्रेट इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 किसको दिया गया है? हमने जो फूरियर सीरीज ली है उसको हमने इक्वेशन 1 लिया है। ये f ऑफ x a0 प्लस n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस n इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा, इक्वेशन सेकेंड हमने फर्स्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और सेकेंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को थर्ड दे दिया है। तो a0 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 को जो है इंटीग्रेट करेंगे लिमिट -π to π के। तो हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लिया, तो -π to π f ऑफ x dx, a0 बाहर आ गया, -π to π dx cos nx dx sin nx dx, -π to π लिमिट है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ पे dx तो x आ जाएगा और लिमिट लग जाएगा -π to π। अब लिमिट जो लगता है अपर लिमिट टू लोअर लिमिट लगता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π माइनस π, तो π प्लस π हो गया, तो 2π आ गया। तो हम लोग यहाँ से a0 की वैल्यू निकालेंगे, 2π जो हो जाएगा इस साइड आ जाएगा, तो 1/2π -π to π f ऑफ x dx। तो a0 की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी। अब देखते हैं an और bn की वैल्यू। अब an की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 को हम लोग cos mx से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट होगा हमारा -π to π। तो हम लोगों ने यहाँ -π to π लिमिट ले लिया, cos mx का मल्टीप्लाई हम लोगों ने दोनों साइड कर लिया, तो ये cos mx हो गया, cos mx cos nx हो गया, cos mx sin nx हो गया। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें हम लोगों ने cos mx का मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया -π to π लिमिट लगा के, तो ये हो गया। अब ये सेम टू सेम हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, पर ये वाली वैल्यू जो होगी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से डेल एम एन हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस वाली वैल्यू हमको ये वाली वैल्यू देगी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से हमने जो यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ा दो ठो, ये जो प्रॉपर्टी लिया था हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड लिया था, तो इक्वेशन नंबर थर्ड से जब कॉस होगा तो पाई डेल एम एन हो जाएगा। तो यही हम लोगों ने यहाँ लिख लिया पाई डेल एम एन, ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब m इज इक्वल टू n ले लेंगे, तो a m हो गया पाई और डेल एम एन 1 हो गया, ठीक है। फॉर m इज इक्वल टू n के लिए पाई हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो a m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/π माइनस π to π f ऑफ x cos mx dx। अब रिप्लेस कर लेंगे m को n से, तब हमको मिल जाएगा यहाँ पे n हो जाएगा, और 1/π माइनस π to π f ऑफ x cos nx, तो ये हमारी a n की वैल्यू हो गई। अब हम लोग bn की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में इसमें हम लोगों ने क्या किया था, cos mx का मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम लोग sin mx का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया, sin mx का मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से ये वाली वैल्यू हमको पाई मिल जाएगी, है ना। फिर रिप्लेस कर देंगे m को n से, तो bn की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 1/π माइनस π to π f ऑफ x sin nx dx। तो इस प्रकार से हम लोग a0, an और bn की वैल्यू यहाँ से पाते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ sin nx एंड cos mx। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।